मम्मा टीवी। बहुत समय पहले हसीपुर नाम के राज्य में बलदेव नाम के राजा का शासन था। उसका एक प्रेम नाम का दास था। प्रेम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल था। वे राजा की बहुत सेवा करता था। राजा भी प्रेम पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन राजा ने प्रेम को दूसरे गांव के व्यापारी से पैसे लाने के लिए कहा। प्रेम, तुम मेरे सबसे प्रिय सेवक हो, इसलिए मैं धन लाने का कार्य तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है महाराज, आप बेफिक्र रहिए, मैं ये कार्य पूरी ईमानदारी से करूँगा। ऐसा कहकर प्रेम वहां से चला जाता है। उसी सभा में विदूषक नाम का एक सिपाही ये सारी बातें सुन लेता है और अपने मित्रों के साथ उस धन को लूटने की योजना बनाता है और अपने मित्रों से कहता है, कल रात ही वो प्रेम सारा धन लेकर गांव की तरफ लौटेगा, तभी हम उसको पकड़कर सारा धन लूट लेंगे और महाराज इसकी सजा सिर्फ प्रेम को ही देंगे। अब देखते हैं कैसे वो प्रेम महाराज का प्रिय बनकर रहता है। हा 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 हा। अगली रात विदूषक अपने मित्रों के साथ उस रास्ते पर छुप जाता है और फिर वे प्रेम के आने का इंतजार करने लगते हैं। प्रेम के आते ही वे उसको धर दबोचते हैं। गुद्दी पकड़ के सर झुका दो इसका और ये थैला इससे छीन लो। तभी उसका एक मित्र प्रेम से उसका थैला छीन लेता है और जैसे ही वो उस थैले को खोलता है तो वो थैला खाली होता है। अरे विदूषक भाई, ये थैला तो खाली है। लगता है तुमने गलत सुन लिया। अब निकलो यहाँ से जल्दी, अब ये प्रेम हमारे किसी काम का नहीं। उसके इतना कहते ही वे सारे वहां से जल्दी से भाग जाते हैं और प्रेम बेचारा उठकर कहता है, अच्छा विदूषक बेटा, तो ये तुम्हारा काम था। कल सुबह ही महाराज को सब बताना पड़ेगा। अगली सुबह प्रेम सभा में महाराज को सारी घटना बताता है। महाराज उसी समय अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, जल्दी से जाकर उस विदूषक को हिरासत में ले लो और उसे काल कोठरी में डाल दो। महाराज की बात सुनते ही सिपाही विदूषक को पकड़कर काल कोठरी में डाल देते हैं और फिर वे प्रेम से कहते हैं, परंतु प्रेम, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि आखिर धन गया कहाँ? महाराज, मुझे इतना धन लाने में सावधानी बरतनी थी और महल में सभी को पता भी था कि यह कार्य आपने मुझे सौंपा है, इसलिए मैं वहां गया तो, पर अकेले नहीं, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ गया था, पर हम दोनों साथ में वापस नहीं लौटे क्योंकि महाराज, मुझे पता था कि धन पर कई लोगों की नजर हो सकती है। प्रेम के इतना कहते ही उसका छोटा भाई प्रीतम सारा धन लेकर वहां पहुंच जाता है और उसको देखकर प्रेम कहता है, लीजिए महाराज, ये रहा आपका सारा धन। वाह, मैं तुम्हारी इस बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो क्या चाहिए तुम्हें, वही मिलेगा तुम्हें आज। धन्यवाद महाराज, पर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप जो प्यार से देंगे मैं वही रख लूंगा। तो ठीक है, आज से तुम मेरे गुलाम नहीं हो। अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। पर महाराज, मैं कमाऊंगा कैसे? ये सुनकर महाराज सोच कर बोलते हैं, तो ये समस्या है। चलो तुम्हारी ये समस्या भी दूर कर देता हूँ। इस धन में से आधा धन तुम रख लो और समुद्र के दूसरे किनारे पर जो गांव है वहां जाकर तुम व्यापार शुरू कर लेना। अब खुश हो तुम? ये सुनते ही प्रेम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे खुशी से बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता महाराज। ऐसा कहकर प्रेम वहां से चला जाता है। प्रेम समुद्र में अपनी नाव पर जा रहा होता है, लेकिन वह रास्ता भटक जाता है। अरे, ये कहाँ आ गया मैं?
अब उस किनारे कैसे पहुंचूंगा? तभी मौसम खराब होने लगता है। प्रेम की नाव अपना संतुलन खो देती है और डूब जाती है। तूफान शांत होने के बाद वे एक किनारे पर जा पहुंचता है। प्रेम अपना सारा धन उस तूफान में खो देता है। ये मैं कहाँ पहुंच गया? और मेरा तो सारा धन भी तूफान में बह गया। ऐसा कहकर वह चलने लगता है। तभी थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसे एक बहुत बड़ा महल दिखाई देता है, जिसे देखकर वह कहता है, अरे इतना बड़ा महल जरूर किसी बड़े राजा का लगता है। पर इससे पहले कोई मुझे देख ले, मैं यहाँ से फटाफट निकल लेता हूँ। उसके ऐसा कहते ही एक सिपाहियों की टोली उसी की तरफ आने लगती है। ये क्या? ये तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं। कहीं ये मुझे कोई चोर समझकर बंदी तो नहीं बना लेंगे? अब क्या करूं भगवान? तभी वे सारे सिपाही जोर जोर से बोलने लगते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसमें से एक सिपाही कहता है, महाराज जी, मेरा नाम विश्राम है और मैं हूं आपका मंत्री। मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए अपने महल में पधारिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये सुनकर प्रेम बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अरे मैं कोई राजा वाजा नहीं हूँ भाई। ये क्या चल रहा है? कोई बताओ मुझे। वे सारे प्रेम को पकड़कर जबरदस्ती वहां का राजा बना देते हैं और उसको सिंहासन पर बिठा देते हैं। महाराज, भोजन कर लीजिए। भोजन तैयार है। आपके लिए पूरे 56 भोग तैयार करवाए हैं। जी महाराज। उसके बाद आपके लिए नरम बिस्तर भी लगवाया है। खाइए और आराम से सो जाइए। तभी प्रेम मंत्री से कहता है, अरे भाई मंत्री, इधर आओ और मुझे यह बताओ कि ये सब क्या चल रहा है और तुमने मुझे यहाँ का राजा क्यों बना दिया? महाराज जी, आप आत्मापुर गांव में हैं और इस महल में हम सारी आत्माएं हैं। यहाँ हर साल एक मनुष्य आता है और हम उसको 1 साल के लिए राजा बना देते हैं। प्रेम ये सुनकर थोड़ा डर जाता है और कहता है, क्या? पर तुम मनुष्य को ही क्यों राजा बनाते हो? क्योंकि मनुष्य ही सबसे बुद्धिमान होता है। पर तुम 1 साल बाद मेरा क्या करोगे? महाराज जी, हम 1 साल पूरा होने पर आपको रेगिस्तान में छोड़ आएंगे और वो भी बिना किसी सुख सुविधा के। और वहां तो पानी भी नसीब नहीं होता। प्रेम ये सब सुनकर डर जाता है और परेशान रहने लगता है। वे सोचता है कि अब मैं 1 साल बाद क्या करूंगा। तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है। वे मंत्री को बुलाता है और उससे कहता है, विश्राम, मुझे कुछ सिपाही चाहिए जो मेरा हर काम करे। हाँ हाँ, जरूर महाराज। 1 साल ही तो है आपके पास, कीजिए जो करना है। ऐसा कहकर विश्राम वहां से चला जाता है और प्रेम भी खुशी खुशी रहने लगता है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। महाराज जी, हो गया 1 साल, पूरा हो गया आपका कार्यकाल। अब होगा आपका बुरा हाल। तैयार है ना रेगिस्तान में जाने के लिए? हाँ, मैं तैयार हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि पहले चलकर हम सारे उस रेगिस्तान को देख ले। ऐसा सुनते ही मंत्री कहता है, जैसा आप कहे महाराज, हम सारे आपके साथ वहीं चलते हैं। ऐसा कहकर सारे रेगिस्तान की ओर चल देते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वहां बहुत ही सुंदर घर बने हुए हैं, पेड़ पौधे और फूल भी खिल गए हैं और वहां एक तालाब भी है जिसके आसपास लोग भी रहने लगे हैं। ये देखकर सारे बहुत हैरान रह जाते हैं और वे प्रेम से कहते हैं, अरे ये सब कब हुआ? आप तो वहां मजे से अपना पूरा साल बिता रहे थे। सही कहा तुमने मंत्री।
पर मैंने तब अपने सिपाहियों से साल भर मेहनत करवाकर इस रेगिस्तान को एक सुंदर गांव में बदल दिया। बोलो कैसा लगा मेरा नया रेगिस्तान? ये देखकर सारी आत्माएं हैरान रह जाती हैं और वापस आत्मापुर लौट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेम अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर उन आत्माओं से छुटकारा पा लेता है और खुशी खुशी अपनी प्रजा के साथ वहां रहने लगता है। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था, क्योंकि वह जो भी काम करता वह उल्टा ही हो जाता। सभी गांव वाले उससे बहुत परेशान थे। कोई भी उसे काम नहीं देता था। एक दिन राजू काम की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था कि तभी उसे मांगे राम नाम का एक आदमी सामने से आता दिखाई दिया। उसने मांगे राम से कहा, अरे 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 मांगे भैया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो और इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ओ राजू, अभी कुछ मत पूछ। अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अरे भैया रुको तो सही, इतनी जल्दी किस बात की है? कहो तो मैं कुछ मदद कर दूं। मांगे राम रुक जाता है और राजू से कहता है, अच्छा, अगर मैं तुझसे काम लूंगा तो मेरा और काम खराब हो जाएगा। तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा। अरे 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 सुनो तो सही, मैं कोई काम खराब नहीं करूंगा। बताओ मुझे क्या करना है। अच्छा ठीक है, तो ये सामान लो और पास के गांव में धनीराम सेठ के यहाँ दे आओ। और हाँ, जल्दी जाना, क्योंकि उसके घर में शादी है। ये सामान उन्हें जल्दी चाहिए। और हाँ, कोई गड़बड़ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मांगे भैया आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं सही सलामत ये सामान वहाँ पहुँचा दूंगा, ठीक है? राजू मांगे राम से सामान लेकर निकल जाता है, पर क्या करें, राजू की किस्मत ही ऐसी कि कोई काम ठीक से होता ही नहीं था। अभी वह थोड़ी दूर ही चला था कि उसका पांव फिसला और वो नीचे गिर गया। ओए माँ, मर गया, मर गया। उसके हाथ में जो सामान था वह भी नीचे गिरकर खराब हो गया। राजू की आवाज सुनकर मांगे राम ने उसकी तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी ही मती मारी गई थी जो मैं इस पनौती से काम ले रहा था। अब मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? मुझे माफ कर दो मांगे भैया, प्लीज। मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा, माँ की कसम। ना बाबा ना, आगे से तुझे काम देगा ही कौन? तू बस भाग जा यहाँ से, मुझे दिखाई मत दे, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मांगे राम की बात सुनने के बाद राजू निराश हो जाता है और सोचता है, सही कहते हैं लोग, मैं हूँ ही पनौती, इसलिए कोई मुझे काम नहीं देता। सब मुझे धुतकार के भगा देते हैं। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं ये गांव छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वे गांव छोड़कर जाने के लिए निकल पड़ता है। गांव से बाहर निकलते ही अचानक बहुत तेज आंधी और बारिश होने लगती है। अरे अरे बाप रे, इतनी तेज बारिश कहाँ से आ गई? अब मैं इस बारिश में कहाँ जाऊंगा? राजू छुपने के लिए कोई जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे सामने एक हवेली नजर आती है। राजू हवेली की दिशा में आगे बढ़ता है और चलते चलते सोचने लगता है, क्यों ना थोड़ी देर इस हवेली में रुक जाऊं, क्या पता कोई काम ही मिल जाए। वह हवेली की तरफ जाता है। पास पहुंचकर वह हवेली को ध्यान से देखता है। अरे यहाँ तो बहुत शांति है, यहाँ कोई रहता भी है या नहीं? चलो अंदर जाकर देखता हूँ। राजू हवेली के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा होता है, जिसकी वजह से राजू घबरा जाता है। अरे बाप रे, ये हवेली तो बहुत डरावनी लग रही है। तब उसे दूर से कुछ रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह सोचता है, अरे ये रोशनी कहाँ से आ रही है? वहां जाकर देखता हूँ, क्या पता वहां कोई मिल जाए मुझे। राजू जैसे ही रोशनी के पास जाता है तो हैरान रह जाता है। ये रोशनी तो एक छतरी में से आ रही है, पर ऐसा क्या है इस छतरी में जो ये इतना चमक रही है?
राजू छतरी उठा लेता है और उसे खोलता है। जैसे ही छतरी खुलती है, उसमें से एक आवाज आती है। छतरी में से आवाज सुनकर राजू डर जाता है और इधर उधर देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह आवाज फिर से आती है। डरो मत, इधर देखो, मैं इस छतरी से बोल रहा हूँ। राजू छतरी की तरफ देखकर उससे कहता है, कौन हो तुम और इस छतरी में क्या कर रहे हो? बताओ। मैं एक जिन हूँ। मुझे एक जादूगर ने इस छतरी में कैद कर दिया था। मैं बहुत सालों से यहाँ कैद हूँ। तो क्या यहाँ तब से कोई नहीं आया जो तुम्हें आजाद करा सके? यहाँ लोग तो बहुत आए, लेकिन मैं सबको नजर नहीं आता। लोग मेरी आवाज सुनकर डर जाते थे और इसे भूतिया हवेली समझकर यहाँ से भाग जाते थे। इसलिए मैं इतने सालों से यहाँ कैद रहा। पर मैं तो तुम्हें देख सकता हूँ। हाँ, पर तुमने मुझे जब अपने हाथों में लिया तब मैं समझ गया कि तुम मुझे देख सकते हो। आप मुझसे क्या चाहते हैं? बता दीजिए। मैं तुमसे अपनी आजादी चाहता हूँ। अगर तुम मुझे आजाद करने का वादा करो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। जिन की ये बात सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है और जिन से बोलता है, सच्ची? क्या तुम सच में मेरी हर इच्छा पूरी कर सकते हो? राजू की बात सुनकर जिन हंसने लगता है और बोलता है, तुम कुछ मांग कर तो देखो बच्चे। सब लोग मुझे पनौती मानते हैं क्योंकि मैं कोई काम ढंग से नहीं कर पाता और इसीलिए मैं ये गांव छोड़कर जा रहा था। अब करो मेरी मदद, करो। बस इतनी सी बात है तो ठीक है, चलो आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे साथ रहने से क्या सच में मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी? हाँ बच्चे। पर मैं तुम्हें आजाद कैसे करूंगा, बोलो? जिस दिन तुम इस छतरी को तोड़ दोगे उस दिन मैं आजाद हो जाऊंगा। जिन की बात सुनकर राजू खुशी खुशी छतरी लेकर अपने गांव चल देता है और उस जादुई छतरी को एक डिब्बे में बंद करके रख लेता है ताकि उसे कोई चुरा न सके। उस दिन के बाद से राजू का कोई काम खराब नहीं होता। उसके पास जादुई छतरी है, इसलिए सब काम अच्छा ही होगा। ऐसा सोचकर वह हर काम करने लगा। धीरे धीरे राजू भी अमीर हो गया क्योंकि वो हर काम पूरी लगन और मेहनत से करता रहा। एक दिन राजू किसी काम के लिए घर से बाहर गया तो पीछे से घर की साफ सफाई करते हुए उसके नौकर से वह डिब्बा नीचे गिर गया। हे भगवान, ये तो मालिक का बहुत प्रिय डब्बा है। अगर आज ये मुझसे टूट जाता तो न जाने क्या होता। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजू घर बैठकर सोचता है, ओहो, बहुत दिन हो गए इस छतरी से बात किए हुए। आज इस छतरी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ और उसको आजाद कर देता हूँ। वह जैसे ही डिब्बे को खोलता है तो देखता है कि जादुई छतरी तो पहले से ही टूटी हुई है। ये देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है। हाँ? छतरी तो पहले से ही टूट चुकी है, पर कोई बात नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि यह जिन आजाद हो गया, पर पता नहीं आज के बाद मेरा काम कैसे होगा। कहीं फिर से मेरी किस्मत खराब हो गई तो क्या करूँगा? राजू के ऐसा बोलते ही वे जिन वहाँ प्रकट होता है और राजू से कहता है, राजू, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? इतने दिनों से तुम खुद ही तो अपना काम कर रहे थे। जिनकी बात सुनकर राजू हैरान हो जाता है और कहता है, क्या? पर वो कैसे? राजू, तुम में आत्मविश्वास की कमी थी, इसलिए पहले तुम्हारा कोई काम नहीं बन पाता था। मैंने तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया है और जहाँ तक मेरा सवाल है तो इतने दिनों से तुम मेरे बिना ही काम कर रहे थे। मतलब मैं समझा नहीं। ये छतरी तो बहुत दिनों से टूटी हुई है और मैं बहुत दिनों से आजाद हूँ, इसलिए ये बात अच्छे से समझ लो।
कि आत्मविश्वास से ही तुम्हारे सब काम सही हो रहे थे। जिन की बात सुनकर राजू समझ गया कि जीवन में अगर आत्मविश्वास की कमी हो तो कभी सफलता नहीं मिलती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।